हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम बात करेंगे आईलेट के बारे में। तो क्लैट को तो सब जानते हैं, लेकिन आईलेट के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है उन न्यू स्टूडेंट्स को जो अभी एलएलबी में हैं या फिर अभी एलएलबी जस्ट पास किए हैं। तो उनको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि जब हम जाना ही एनएलयू में है तो वाई दीज टू डिफरेंट एग्जाम्स। तो मैं उनके लिए बता दूं, जो दिल्ली है वो क्लैट के कंसोर्टियम में नहीं है, तो इसलिए वो आईलेट अपना अलग से एग्जाम लेती है, जो कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो ये भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। सबसे अच्छी बात ये दिल्ली में है। तो दिल्ली में आपको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे कि आप कहीं इंटर्नशिप करना चाहें उसके साथ साथ, तो आप इंटर्नशिप इजीली, दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटीज, किसी लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप कर सकते हैं। जो कमीशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप उन कमीशन में जैसे विमेन एंड चाइल्ड कमीशन है या और भी एनजीटी है, तो इनके जो मतलब मोस्टली ये जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके ऑफिसेस दिल्ली में होते हैं। तो आप वहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रोग्राम। तो लेकिन बाकी एनएलयूज में जो क्लैट के थ्रू एनएलयूज ज्वाइन करते हैं, उनमें एक जो मैंने डिसएडवांटेज देखा है, वो बहुत आउटस्कर्ट्स में प्लेस्ड होते हैं। तो जो आईलेट की डेट है वो 8 दिसंबर 2024 रहेगी। एडमिट कार्ड आपके 28 नवंबर को आ जाएंगे। तो इन्होंने सारी डेट, मतलब इतना इनका सिस्टम इतना अच्छा है ना, आपको टिकट्स करवानी है, कुछ भी करानी है तो आप सब कुछ पहले करवा सकते हैं। सिर्फ एक कोरोना में ही ऐसा हुआ होगा कि इनकी डेट्स चेंज हुई, क्योंकि वरना इनकी डेट्स हार्डली चेंज होती। इवन इन्होंने टाइम तक बता दिया है कि 2 PM to 4 PM के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको एलएलबी में 55% चाहिए और 70 के अराउंड सीट्स हैं। उसमें कुछ सीट्स फॉरेन नेशनल्स के लिए भी होती हैं रिजर्व्ड। तो मोटा मोटा आप देखिए तो 70 सीट्स हैं आपके लिए। और भी कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो आप नोटिफिकेशन में डिटेल में देख सकते हैं। फिर तो अब आप बात कर लेते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। तो मेरिट बेस्ड आपका होगा, लेकिन उसमें 70% जो वेटेज है वो सिर्फ आपके मेरिट को दी जाएगी। बाकी 30% रिमेनिंग जो रह जाता है वो आपका इंटरव्यू और जीडी होगा। इंटरव्यू और जीडी भी इक्वली मार्क्स में डिवाइडेड है, 15% जो भी मार्क्स होते हैं उनके। देन आपकी 3500 रुपीज़ फीस रहेगी इसकी, एंड 100 MCQs आते हैं। 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप कोई भी एक आंसर सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत होने पे आपके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मार्किंग रहेगी। देन बात कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस इसमें इसका सिलेबस भी अब थोड़ा बहुत वाइड हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे एक्ट्स एक नंबर के बहुत सारे अलग अलग जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ मिस नहीं करके जा सकते। तो मैं बताऊंगी आपको कैसे वो प्रिपेयर करना है। वो एक सब्जेक्ट जिसमें जहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, उसकी भी बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं अब आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में इनका कोई डिटेल्ड सिलेबस ये खुद से प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये बस जनरल एक सिलेबस दे देते हैं कि ये आपको सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ मेंशन नहीं होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन से लास्ट टाइम आपके 21 क्वेश्चंस आए थे। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही है। तो उसके बाद देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस आते हैं, उसमें आपके 7 क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे। देन इंटरनेशनल लॉ, जिसमें कि आपके 9 क्वेश्चंस हुए थे। तो इंटरनेशनल लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपका। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेशनल लॉ अगर उन्हें थोड़ा ट्रिकी लगता है तो वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। बट नहीं, वो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो डिसाइडेड फैक्टर होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको आता है, बट जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ सबको नहीं आता। ठीक है, और एनवायरमेंट के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा इंटरनेशनल लॉ में मिक्स होके भी आ जाते हैं, लाइक कन्वेंशन से रिलेटेड हो जाते हैं कुछ। तो फिर बात करते हैं फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ से 6 क्वेश्चन है। इसमें भी फिर बाइफर्केशन हो जाता है, जैसे कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। तो और फिर इनके भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट है आपका, सक्सेशन एक्ट है, अडॉप्शन है, ये सारी चीज़ें बहुत लेंदी हो जाती हैं ये चीज़ें। बट आपको इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करनी है, आपको पूरा एक्ट पढ़ने नहीं बैठना है। इंपॉर्टेंट सेक्शन आप जब अपने एलएलबी में होंगे तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपने एलएलबी के टाइम पढ़े हैं वही उतना कर लीजिए एटलीस्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें उसमें, तो एटलीस्ट जो आपके एलएलबी के टाइम पे इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, आप वो कर लीजिए।
ठीक है। देन आता है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से 19 क्वेश्चंस आए हैं। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि क्रिमिनल लॉ भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई। तो आपके आईपीसी में 5 क्वेश्चन, सीआरपीसी में 8 क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छे नंबर्स हैं, और एविडेंस में 6 क्वेश्चन। तो आपका क्रिमिनल लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, और लाइक लेबर लॉ ही आप इसे समझ लीजिए। उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से एक आया हुआ है। लेबर इंडस्ट्री, लाइक इंडस्ट्री की डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। और तो ये उसमें जितने भी एक्ट्स और रूल्स कवर होते हैं उसमें से अलग अलग से, जैसे फैमिली लॉ में अलग अलग एक्ट्स हैं, तो इसमें भी आपका लेबर लॉ में भी अलग अलग एक्ट्स हैं और अलग अलग कोड्स हैं। इसमें तो रूल्स भी पूछ लेते हैं। तो अगर लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ रिसेंट में करंट अफेयर में चल रहा है तो आप उस तरह की चीज़ों को भी पढ़िए। आप जैसे लाइव लॉ में आप डेली जो आर्टिकल्स आते हैं आप उनको पढ़ते रहिए, तो आप समझ जाएंगे कि डेली में न्यू चीज़ें क्या हो रही हैं आपके सब्जेक्ट, आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो आप वो भी देखते रहिए थोड़ा थोड़ा। देन आता है आपका लोक अदालत। लोक अदालत से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको डीप में नहीं जाना, आपको ऊपर ऊपर से बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए आप। देन आता है आपका आईपीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं आपके, और ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत आपके हार्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। आईपीआर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा 5 भी ईजी टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर आपके आर्बिट्रेशन से 4 क्वेश्चन हैं। देन आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस एक्ट को पढ़ के जाता होगा, बट यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देन आपका पार्टनरशिप एक्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए पार्टनरशिप एक्ट कहने को छोटा एक्ट नहीं है, माइनर लॉ में आता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि आप उसे बहुत जल्दी से 2 दिन में कवर कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम से पढ़ रहे हैं तो। बट एक क्वेश्चन आया है, लेकिन वहाँ पे भी आपको एक्ट तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बट उसमें भी फिर यही होती है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, क्योंकि 1 नंबर के लिए पूरा एक्ट ना पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से खुद का लॉजिकल रीजनिंग लगाइए उसमें से कि क्या आपको इंपॉर्टेंट लगता है। जब आपने एलएलबी के टाइम पढ़ा था उस टाइम क्या इंपॉर्टेंट था, कहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। देन आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से आपके 3 मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले इनसे बहुत क्वेश्चन आया करते थे, बट अब इनका वेटेज थोड़ा कम हो गया है एग्जाम में। देन इंटरप्रिटेशन हार्डली कहीं आता था, बट अब इंटरप्रिटेशन देख लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख लो, लोक अदालत देख लो। अब इस तरह की चीज़ों को ऐड किया गया है क्योंकि अब पैटर्न को थोड़ा चेंज करना था। हर 5-7 साल बाद क्या होता है, पैटर्न चेंज होता है। तो पैटर्न चेंज करे कैसे, तो पैटर्न इस तरह से चेंज किया जाता है। देन अब आपका आता है फिर आपका टीपीए से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। टीपीए में तो आप पूरा ही पढ़ें। और सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो इसमें भी आप पूरा ना पढ़ के बेसिक पढ़ें, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ें। एक रफ रीडिंग मार लीजिए, सेक्शन नंबर भी याद मत कीजिए। मैं आपसे फर्स्ट टाइम में यही कहूँगी, फर्स्ट टाइम में सेक्शन नंबर भी याद ना करके एक थरो रीडिंग मारिए उसका, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इससे भी 4 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और इसके इसका कोई बेरेक्ट तो होता नहीं है, बट आपने जो अपनी एलएलबी में पढ़ा है ना, इसको आप सिर्फ उतना कर लेंगे ना। अगर आपने एलएलबी में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, तो मैं तो कहूँगी वही आपके लिए इनफ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या होता है, इसके आधा सिलेबस तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से ही कवर हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स होती हैं, वो आपका ऑलरेडी वही चीज़ यहाँ आएगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेंगे आपसे। फिर आपका ये, इसको हमने अडॉप्ट कहाँ से किया, स्वीडन से किया। तो ये तो बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसको अडॉप्ट कहाँ से किया। ये तो मैं जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कोई क्वेश्चन आता है तो ये ज़रूर पूछते हैं। तो स्वीडन तो मतलब नींद में भी कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी। तो देन आता है कंपनी लॉ से आपके 4 क्वेश्चन आए हैं। तो कंपनी लॉ बहुत बड़ा है, तो कंपनी लॉ की भी एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो मैं फिर से आपको यही बोलूँगी जो आपने एलएलबी में पढ़ा है। अब जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट्स एलएलबी में हैं, तो मैं उनको कह दूँ, अगर आपको परस्यू करना है एलएलएम और किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से करना है, एंट्रेंस क्रैक करना है, तो अपनी एलएलबी पे बहुत ध्यान दीजिए। कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ क्या, अब जैसे जहाँ 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एलएलबी में जो आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए, उसी से आपका हो जाएगा।
तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं उनसे कहूँगी एटलीस्ट जो हैं एलएलबी में वो तो अच्छे से प्रिपेयर कर ले इन सब्जेक्ट्स को, कि इन्हीं के नोट्स आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। देन क्या होता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, बेसिक पढ़ लिया, पहले तो आप उसका बेसिक पढ़ लो, और बेसिक पढ़ने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो, आईलेट की ही देख लो। देखो आईलेट के क्वेश्चंस तो सेम रिपीट होंगे नहीं, तो आप क्लैट के उठा लीजिए। क्लैट का पैटर्न अभी चेंज हो गया है, लेकिन उससे पुराने वाले जो पैटर्न है वो आईलेट का सेम एमसीक्यूज टाइप आते थे, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। अब वहाँ का क्लैट का 10 ईयर उठा लीजिए, पुराने वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए, तो वो वाले क्वेश्चंस क्लैट में अब काम नहीं आएंगे, लेकिन आपके आईलेट में वो काम आ जाएंगे। अब DU LLM का भी अब DUET के थ्रू होने लग गया है, बट DU LLM के जो पहले के क्वेश्चंस थे और जो अब के हैं, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि DU LLM का पहले अलग से टेस्ट होता था, अब वो उसके 10 ईयर उठा लीजिए, उसके जो PYQs है वो आपके यहाँ काम आ जाएंगे कि उसमें क्या आता था। तो जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे आपके रिपीट हो जाएंगे। तो आईलेट का भी देखना है आपको PYQs, साथ ही साथ में दूसरे आप एंट्रेंस एग्जाम्स का भी देखिए जो LLM के लिए होते हैं। तो क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि आईलेट के क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रिपीट होंगे नहीं, लेकिन चांसेस है कि दूसरे टेस्ट जो होते हैं उनके रिपीट हो जाएं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस दे दिया है कि पेपर में कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। देन और आई थिंक अभी कुछ और नहीं बचा है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा मेल आईडी भी आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू। तो जाते जाते आपके लिए एक और बात है, हालांकि वैसे तो मैं UGC नेट के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ, बट कुछ एस्पिरेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम आईलेट और क्लैट जैसे एग्जाम्स के लिए भी आप प्रोवाइड करवाइए। तो अभी तो मैं उसके लिए आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स जैसे किसी को सेल्फ स्टडी करना है, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कहीं पे, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो मैं उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको करवा सकती हूँ, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल हो गया। इसके लिए मेरे पास कंप्लीट एग्जॉस्टिव नोट्स हैं। आप अगर मेरे जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, इस तरह के नोट्स अगर आप मेरे से लेते हैं तो वो एग्जॉस्टिव है। अगर आप वो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वो कहीं और कुछ भी उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के वो